सो गाइस आज अपना अच्छा सा टॉपिक देखते हैं और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना मतलब इन सब लिहाजों से अगर देखें अपने एग्ज़ाम के लिहाज से देखें और सब चीज़ के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो मैंने ऊपर लिख के रखा है एंट्रोपी। अब एंट्रोपी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब एंट्रोपी में तुम मतलब देखोगे कि फ़िज़िक्स में भी वो काम आएगा और अब की साल से जेई एडवांस ने भी मतलब फ़िज़िक्स में भी इस पार्ट को इंक्लूड कर दिया एंट्रोपी वाली को। तो मैं इसी तरह से पढ़ाऊँगा कि तुम फिज़िक्स में भी उसको पढ़ पाओगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ पाओगे। तो देखो एंट्रोपी पढ़ाने के लिए बेसिकली एक बेस की ज़रूरत होती है। एंट्रोपी कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ा सकता या फिर पढ़ाओ जैसे भी दे तुम कभी ऐसे नहीं पढ़ पाओगे कि मतलब तुम एकदम से एंट्रोपी सीधा पढ़ लिए। एक सीक्वेंस है एंट्रोपी को पढ़ने के लिए। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं पूरा एक सीक्वेंस में इसी वीडियो में पढ़ाऊँगा और कहीं पे भी छोड़ना मत। मतलब जैसे तुम वेब सीरीज़ देखते हो ना, अगर मान लो तुम्हें 3-4 एपिसोड्स ना दिखाए जाएँ तो आखिरी एपिसोड तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, फीका फीका लगेगा। तो उसी तरह एक टॉपिक है, अगर तुम सारे एपिसोड्स नहीं देखोगे इसके मतलब इसकी पूरी चीज़ें नहीं देखोगे तो तुम्हें लास्ट में बहुत दिक्कत आएगी इसको समझने में। अगर तुम सीधा एंट्रोपी पे चले जाओगे तो इतने दिन पढ़ लियो तो इसे पूरे को शुरू से एक बार देख लो तो शायद तुम्हारा मतलब क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक में। तो इसीलिए मैं एक मतलब सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, तुम उस सीक्वेंस को मतलब फॉलो करो और उसको आराम से देखो। तुम्हें जहाँ लगे कि ये थोड़ा स्किप कर मतलब थोड़ा बेसिक बता रहा है वहाँ पे तुम आगे जा सकते हो। वैसे बेसिक बताऊँगा लेकिन ऐसा जितना भी बेसिक नहीं बताऊँगा। तो एंट्रोपी की बेसिकली कहाँ से बातचीत हुई थी ये तो तुम सब जानते हो, रैंडमनेस वगैरह होती है एंट्रोपी में। अब तक तुमने सुना भी होगा कि रैंडमनेस का मीजर होता है। लेकिन मैं तुम्हें दो बातें क्लियर कर दूँ कि एंट्रोपी तुम आगे मैथमेटिकल डेफिनेशन जो पढ़ोगे और एंट्रोपी जो असल ज़िंदगी में होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब असल ज़िंदगी में एंट्रोपी का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास तुमने अंडे को बॉईल किया तो अंडे को तुम बॉईल करोगे तो तुम्हारे पास एंट्रोपी बढ़ जाती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इस तरह तुम मतलब रीड कर सकते हो एंट्रोपी का। लेकिन हम अभी जो डिस्कस करेंगे वो हीट के ऊपर पूरी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने प्लान पूरा रखा है कि कैसे हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कार्नोट साइकिल पढ़ाऊंगा जल्दी से, उसमें तुम्हें हीट इंजन और उसका इफिशिएंसी और एक नया टॉपिक जो है रेफ्रिजरेटर और उसका बीटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और क्लॉजियस इनइक्वालिटी का टच दूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंट्रोपी को समझने के लिए। जब तुम इतने पार्ट को अच्छे से समझ जाओगे तब तुम आओगे एंट्रोपी पे, जिसमें हम पहले आइडियल गैस को पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस और कई सारी चीज़ें हमारे पास और होंगी उन्हें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे सॉलिड्स की एंट्रोपी और फिर कई अदर फेस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आ गई वैसी एंट्रोपी। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये भी एंट्रोपी से ही जैसा लिंक रहता है इसका भी। तो उसमें उसको हम नेक्स्ट मतलब वीडियो में करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जैसे हमारा है कार्नोट साइकिल। तो हेडिंग मतलब बना सकते हो चाहे तो, या फिर बस खाली इसको देख के समझो। देखो आराम आराम से इसको समझोगे तो सब चीज़ समझ आएगा। देखो सबसे पहले चीज़ तुम्हारे पास आती है कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल कुछ ऐसा होता है तुम्हारे पास। एक चीज़ और ध्यान रखना कि मतलब कार्नोट साइकिल को तुम सीख ही रहे हो, साथ साथ कार्नोट साइकिल के प्रोसेस को भी सीख लेना, क्योंकि कई बार वो मतलब जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीखना है। जैसे मान लो कार्नोट साइकिल स्टार्ट करते हैं। कार्नोट साइकिल बेसिकली तुम्हारे पीवी प्लेन में एक साइकिल होती है जो कुछ ऐसे 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 होती है, इस तरह होती है तुम्हारी ये साइकिल। लेट से ए बी सी डी ये पॉइंट है तुम्हारे पास। अब कार्नोट साइकिल में ए बी क्या होता है, ए बी तुम्हारे पास होता है तुम्हारा आइसोथर्मल क्या कह सकते हो, एक्सपेंशन। फिर तुम्हारा बी सी क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर तुम्हारा सी डी क्या होता है, ये तुम्हारा आइसो थर्मल कंप्रेशन है। उसके बाद तुम्हारा डी ए, तुम्हारा डी ए क्या होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन। एक्सपेंशन नहीं है कंप्रेशन, और ये भी कंप्रेशन नहीं एक्सपेंशन है। दो एक्सपेंशन दो कंप्रेशन। एक सेकंड में देख लो ठीक से रिकॉर्ड हो रहा ना। हाँ, तो दो एक्सपेंशन होते हैं दो कंप्रेशन होते हैं।
ओके, तो अगर ए बी तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस और ये सब तुम्हारे रिवर्सिबल होते हैं। देखो एक चीज़ हरदम ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हुए तुम चाहे अपना नाम भूल जाओ, लेकिन तुम्हें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच का फ़र्क हरदम याद रहना चाहिए, तभी तुम थर्मोडायनेमिक्स में अच्छा कर पाओगे, समझे। तो इरिवर्सिबल और जब रिवर्सिबल मैं बोलूँ तो उस समय तुम्हारे कान एकदम खुल जाने चाहिए कि नहीं यहाँ कुछ सीरियस बात हो रही, क्योंकि सवाल आ जाएगा रिवर्सिबल रिवर्सिबल करके, तोते उड़ जाते हैं फिर मतलब करने में उसको। तो देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात है यहाँ से, तो एक चीज़ बताओ मुझे, लेट से मैं मान लेता हूँ यहाँ प्रेशर था तुम्हारा P1, वॉल्यूम था यहाँ V1, यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा T1, तो क्या यहाँ पे भी टेम्परेचर तुम्हारा T1 रहेगा? तुमने कहा ठीक, हाँ T1 रहेगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ तुम्हारा प्रेशर P2, तो यहाँ V2, यहाँ पे तुम्हारा प्रेशर P3, यहाँ पे V3, तो यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा T2, या फिर T2 क्यों माने, जब सब वैसे ही मान रहा है तो इसको तुम मान लो T2 ही मानो, और यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा T2, यहाँ प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तुम्हें इसके बारे में क्लियर होनी चाहिए, ये एक बेसिक आइडिया हो गया। अब मैं इसको मिटाता हूँ तो फिर तुम्हें और चीज़ें बताता हूँ। अब एक बात ज़रा समझो, हर प्रोसेस को अब एनालाइज करेंगे, हर प्रोसेस को अब एनालाइज करना हम लोग चालू करने वाले, ध्यान से देखिए। मान लो ये मेरी गाड़ी का इंजन था और मैंने ऊपर से कुछ फ्यूल, मैंने मान लो इंजन में फ्यूल डाला, फ्यूल बर्न हुआ, बर्न हुए फ्यूल ने हीट कुछ भेजी इंजन में गाड़ी के, तो लेट से मान लिया इंजन ने हीट कुछ भेजी, मान लो तुम्हारी Q1 हीट उसने भेजी। अब वो सोर्स सिंक वाला बताता हूँ तुम्हें, सोर्स सिंक तुमने सुना होगा क्या होगा। तो बेसिकली एक होता है हमारा सोर्स, एक होता है हमारे चेम्बर, एक होता है हमारा सिंक। मान लो देखो यहाँ दो ही टेम्परेचर की बात हो रही, तो हमारा सोर्स जो होता है वो T1 टेम्परेचर पे होता है और सिंक जो होता है वो हमारा T2 टेम्परेचर पे होता है। सोर्स कुछ हीट देता है, Q1 हीट देता है, और सिंक के पास हीट पहुंचती है Q2, और बची हुई हीट जो होती है तुम्हारी वर्क में चली जाती है। ये बात तुम्हें मतलब हरदम क्लियर होनी चाहिए, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, ये इक्वेशन तुम्हें हरदम क्लियर होनी चाहिए कि तुम्हारी जो Q1 होगी वो W प्लस Q2 के बराबर होगी। यहाँ पे कोई भी चीज़ साइन के साथ नहीं रखी गई है, समझ रहे हो बात को, यहाँ पे कोई भी चीज़ तुम्हारी साइन के साथ नहीं रखी गई है। तो ये इक्वेशन तुम्हारी फिजिक्स में भी वैलिड है, ये इक्वेशन तुम्हारी केमिस्ट्री में भी वैलिड है। अब बात समझो कि इतनी चीज़ तुम्हें समझ आई। अब एक और चीज़ समझो कि T1 जो होता है मॉडुलस में हरदम ग्रेटर दैन होता है T2 में से, और ये जितना ज़्यादा T2 से बड़ा होगा उतना अच्छा तुम्हारा इंजन होगा। इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत वेरी हाई, और इसकी वेरी लो हीट कैपेसिटी की बात करूँ। तो ये सोर्स सिंक की कहानी होती है, जो मतलब आगे फिर अभी कहीं आएगी। तो इतनी चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि ये सोर्स सिंक की कहानी होती है। अब ये तुम्हें Q1 Q2, तो मान लो ये इसने Q2 हीट रिजेक्ट की और कुछ वर्क इसने किया होगा, और Q2 हीट रिजेक्ट किस प्रोसेस में हुई होगी, इस प्रोसेस में हुई होगी DC में। तो आओ चलो इसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। देखो क्योंकि मैं कैसे कह सकता हूँ लास्ट ही वाले प्रोसेस में एजेक्ट हुई होगी, क्योंकि एडियाबैटिक में तो Q हरदम 0 रहता है ना, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। तो पहले प्रोसेस के लिए AB के ऊपर पूरी PhD करते हैं। AB अगर एक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो W बराबर क्या होगा, -nRT1ln V2/V1, ये वर्क होगा। और क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, अब ध्यान करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में क्या था, केमिस्ट्री पर मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, फिजिक्स का भी याद दिलाता हूँ लगे हाथ और केमिस्ट्री का भी याद दिलाता हूँ। फिजिक्स का जब भी तुम्हें याद करने में दिक्कत आए तो ऐसे याद किया करो कि मेरे पास Q हीट थी, मैंने उसको दिया तो उसने थोड़ा एनर्जी लगा दी डेल्टा U बढ़ाने में और थोड़ी एनर्जी लगा दी उसमें वर्क करने में, तो फिजिक्स के लिहाज से आ जाएगा डेल्टा U प्लस W।
लेकिन हम केमिस्ट्री में W को निगेटिव रखते हैं, तो इसको इधर उठा लो, उसको उधर उठा लो, तो केमिस्ट्री में हमारा आ जाएगा डेल्टा U बराबर Q प्लस W। इस पे एकदम स्ट्रेस देता हूँ, ये फिजिक्स वाला है, ये केमिस्ट्री वाला। याद करने का तरीका, फिजिक्स में हरदम याद किया करो कि फिजिक्स में मेरे पास कुछ एनर्जी थी, वो मैंने इस तरह डिवाइड की है, और अब केमिस्ट्री में क्योंकि ये निगेटिव होता तो ये इधर आ जाएगा, तो इस तरह तुम समझ पाओगे। ठीक है, तो डेल्टा यू जो होता है हरदम, वो तो तुम्हारा मतलब जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। डेल्टा यू जो तुम्हारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो तुम्हारा जीरो होता है। तो वर्क जो होगा वो तुम्हारा माइनस ऑफ हीट होगा, या फिर हीट कह सकता हूँ, यानी कि Q1 वो तुम्हारा माइनस ऑफ W होगा, यानी NR ln V2 बाई V1 होगा। इसी तरह अगर तुम प्रोसेस BC को देखो, तो BC प्रोसेस में तुम्हारे पास Q जो होगी तुम्हारी, वो जीरो होगी। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और लेट से इसमें मान लो इसमें किया हुआ वर्क, मतलब एडियाबैटिक अगर तुम्हें वर्क मालूम हो तो तुम निकाल सकते हो। ये शायद ऐसे होता है, P2 V2, याद दिला रहा हूँ, P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, ऐसे होता है ये, इस तरह होता है सिंपल। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर तुम लिखो तो NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। अब मैं इस पर स्ट्रेस क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इन दो डंडियों का जल्दी कहीं यूज़ नहीं आएगा। तुम्हें जल्दी इन दो डंडियों का यूज़ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो इस प्रोसेस में Q तुम्हारा जीरो है, तुम्हारा W ये है, और इस प्रोसेस में जो तुम्हारा W होगा, इस प्रोसेस में AD प्रोसेस में, वो इसका निगेटिव आएगा, तो दोनों मिलके कैंसिल कर देंगे। फिर तुम जब इसकी हीट तुम्हारी किसी काम की नहीं है, और इस प्रोसेस की डेल्टा यू तुम्हें कभी कार्नोट साइकिल में जल्दी निकालने को बोला नहीं जाएगा। निकालना भी चाहो तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू रखोगे, तो डेल्टा यू इस प्रोसेस का जो होगा वही इस प्रोसेस का निगेटिव होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बीसी और एडी प्रोसेस सबसे लीस्ट रिक्वायर्ड प्रोसेस होते हैं। फिलहाल मैं निकाल देता हूँ हर चीज़। और देखो बीसी निकाला है, तो ऐसा कह सकते हो बीसी प्रोसेस की जो सारी चीज़ें हैं वो माइनस ऑफ एडी प्रोसेस के लिए होंगी। ये ट्रू है, इतनी बात तो मतलब अपनी बात समझ सकते हो। ये वर्क है मेरे पास यहाँ वर्क, और इसी का निगेटिव कर दोगे तो माइनस डेल्टा यू आ जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब हम लोग सीडी प्रोसेस की बात करते हैं। देखो मैं इधर बात करता हूँ सीडी प्रोसेस की। देखो इतना फ्री में आ रहा है ना इधर वाला पार्ट। हाँ, सीडी प्रोसेस की मैं बात करता हूँ। तो जब सीडी प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग, सीडी प्रोसेस की जब बात करेंगे, तो सीडी प्रोसेस में देखो क्या हुआ, वर्क जो हुआ सीडी प्रोसेस में NR(T2) ln V4 बाई V3, इतना हुआ ये तुम्हारा वर्क, माइनस साइन माइनस W। और तुम्हारा Q जो होगा वो होगा तुम्हारा NR ln V4 बाई V3। ये समझ आ रहा है तुम्हें? और ये तुम्हारी Q जो होगी ये Q2 होगी। तो आई होप तुम्हें इतनी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, अब तक तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ चुका होगा फुल एंड फाइनल। अब तुम्हें अगर इतनी चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो तुम एक बात सोचो, मैं तुम्हें बताता हूँ बात कि यहाँ से और यहाँ से अगर तुम मतलब निकालो, यहाँ से और यहाँ से, तुम एक चीज़ सोचो कि ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये भी एक ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस और ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल है, इसलिए पीवी की पावर गामा वैलिड होगा कि नहीं होगा? पीवी की पावर गामा वैलिड होगा। तो जब पीवी की पावर गामा वैलिड होगा यहाँ पे, तो तुम इसमें एक चीज़ सोचो कि तुम अगर यहाँ देखो, तुम अगर, अब मैं कुछ चीज़ें इरेज करता हूँ, तुम इस स्टेप और इस स्टेप पे पीवी की पावर गामा लगा के वॉल्यूम में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए अच्छा रिलेशन आएगा। एक देखो, अगर तुम मतलब ये रिलेशन लगा के निकाल के मतलब लगा के निकालने के बारे में सोचो, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट रिलेशन बताता हूँ। डायरेक्ट जब तुम इसको लगाओगे, या फिर चलो निकाल ही लेते हैं। देखो पीवी की पावर गामा और NRT बराबर पीवी होता है, तो P की वैल्यू क्या हो गई, NRT बाई V की पावर गामा, वो
इतना इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब T1 V, यहाँ पे V2 है, T1 V2 की पावर गामा माइनस वन बराबर T2 V3 की पावर, यहाँ V3 है, की पावर गामा माइनस वन, और T2 V4 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस वन। ये इक्वेशन जो है ये तुम्हारी इस तरह है। अब जरा इनको मतलब पलट के मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से तुम पलट के डिवाइड देखो, T1 कट जाएगा और वो कट जाएगा, तो V2 की पावर गामा माइनस वन अपॉन V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाना, V3 की पावर गामा माइनस वन अपॉन V4 की पावर गामा माइनस वन। इतना तुम्हारे पास क्लियर होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू V3 बाई V4। इतनी कंडीशन तो मतलब एकदम दिमाग में आनी चाहिए, कि क्लिक करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, अब तुम पूरा निकालो, तुम वर्क पूरा देखो, W1 इस प्रोसेस का था और W2 इस प्रोसेस का था, दोनों को ऐड करो। तो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो माइनस ऑफ W नेट कितना आएगा तुम्हारे पास, NR ब्रैकेट के अंदर T1 ln V2 बाई V1 प्लस T2 ln V4 बाई V1। इतना तुम्हारे पास आएगा ये चीज़। अब यहाँ से तुम क्या करो, हाँ, यहाँ से ये चीज़ उठा के यहाँ रखो, तो इसका रेसिप्रोकल जब लोगे तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से ये बनेगा RN ln V2 बाई V1 इंटू T1 माइनस T2, इतना बना। तो ये माइनस ऑफ W नेट था, ये तुम्हारा वर्क डन नेट जो था पूरी साइकिल में हुआ था, ये तुम्हारा इतना आया। एक मिनट में चेक कर लिए सही है ना। कहीं मैंने मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दी हो, तो इसलिए बस एक बार चेक कर लीजिए सही है, कोई गलत चीज़ सही है। हाँ एकदम परफेक्टली करेक्ट, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे ही है। तो देखो ये एकदम फर्स्ट क्लास यही आ रहा है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना तुम्हारा एकदम चमकता हुआ आ जाना चाहिए आंसर। ये तुम्हारा वर्क डन नेट था। तो तुमसे अगर कभी भी इस तरह साइक्लिक डायग्राम में बना के पूछे कि वर्क डन निकालो इस तरह में किसी भी प्रोसेस में, तो तुम पूरी PhD कर सकते हो। मैंने तुम्हें पूरा बताया कि इस तरह इसमें मतलब साइक्लिक डायग्राम्स में निकलता है, ये पूरी कहानी होती है। अब देखो अगली चीज़ जो हम इस पर डिस्कस करेंगे वो होती है हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है, देखो इफिशियंसी, ये सब मैं इरेज कर देता हूँ। आप कार्नोट साइकिल अपना खत्म, बस यही था कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में बेसिकली याद दो फॉर्मूले रखते हैं, बस उन्हीं के पीछे सारी राम कहानी करवाई जाती है। तो इफिशियंसी जो डिफाइन की जाती है वो तुम्हारी डिफाइन की जाती है W नेट अपॉन Q से। तो अब Q गिवन और तुम्हारा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा होता है वो डिफाइन किया जाता है Q आउट से अपॉन W से। ठीक है, इस तरह डिफाइन किया जाता है तुम्हारा, तो ये बात हरदम ध्यान रखना। तो यहाँ ईटा अगर निकालें तो W अपॉन और वर्क निगेटिव लेते हैं तो W अपॉन, फिजिक्स में ये नहीं निगेटिव साइन रहेगा, Q1, और अगर बीटा अगर निकालें तो Q2 अपॉन माइनस ऑफ W। तो इस तरह निकालते हैं। तो मैं तुम्हें ईटा के सारे फॉर्मूले बताता हूँ, बीटा के तुम खुद निकाल लोगे। तो ईटा के अगर फॉर्मूले निकालूं तो ईटा के बेसिकली क्या क्या फॉर्मूले होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम एक फॉर्मूला तो अभी तक पढ़ ही चुके हो कि Q1 जो होती है वो W प्लस Q2 है, और W को अगर साइन के साथ रखते हैं
तो Q1 बराबर माइनस डब्ल्यू प्लस Q2, तो माइनस डब्ल्यू इधर आ जाएगा, तो W बराबर Q2 माइनस Q1 ये, लेकिन यहाँ रखना क्या है माइनस डब्ल्यू, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यार ये कहीं गलत आ रहा है, कहाँ गलत जा रहा है ये, कहीं गलत जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है ये, Q1 प्लस Q2 आता है, कहीं गलत जा रहा है ये, कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, अच्छा हाँ देखो Q2, यहाँ जानते हो मुझे क्या डाउट हो रहा था, तुम्हारी जो Q1 होती है वो तुम हीट दिए हो, दी हुई हीट पॉजिटिव रखी जाती है, हीट एजेक्टेड है, तो हीट एजेक्टेड जो होती है तुम्हारी पॉजिटिव रखी जाती है, निगेटिव रखी जाती है, निगेटिव पॉजिटिव। तो बेसिकली ईटा का तुम्हें एक फॉर्मूला तुम्हें मिला यहाँ से, Q1 प्लस Q2 बाई Q1। इसी तरह अगर तुम बीटा का फॉर्मूला निकालो तो बीटा का फॉर्मूला तुम्हारे पास आता है Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ये तुम्हारे पास बीटा का फॉर्मूला आता है। और यहाँ ध्यान रखना कि Q1 Q2 हम लोगों ने मतलब इधर यहाँ साइन के साथ रखी है, और ये क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिव थी तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस लगा देना क्योंकि Q2 तुम्हारी निगेटिव थी, तो इसलिए इस तरह से कहानी पूरी होती है। फिजिक्स में तुम इसी को मतलब बदल सकते हो, वो जैसे मैंने बताया। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, और भी डेरिवेशन करवा सकते हैं कि Q1 और T1 कैसे रिलेट होते हैं। तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कि Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2 होता है, ये बात हरदम याद रखना। और यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दो, क्योंकि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आएगा 1 प्लस Q1 बाई Q2 बराबर 1 माइनस T1 बाई T2, और ये दोनों फॉर्मूले ही इफिशियंसी के होते हैं। तो ये कहाँ से आया उसकी तुम मत जानने की कोशिश करो, ये याद रखना हरदम के लिए कि ये इस तरह होता है, उसी से इस ये फॉर्मूला आता है, ये जो तुम्हें मतलब गिवन फॉर्मूला, ये दोनों इफिशियंसी के। अब मेन चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो ये तुम्हें समझना है कि ये जो चीज़ पार्ट होता है, ये तुम्हारा पार्ट जो होता है कि 1 माइनस T1 बाई T2, ये पार्ट में कुछ और इस पार्ट में कुछ अंतर है। ये इफिशियंसी सिर्फ वैलिड है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लेकिन ये इफिशियंसी तुम सिर्फ तब लगाओगे जब तुम्हारे पास, चाहे नहीं ये तुम कभी भी लगा सकते हो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए, ये तुम्हारी दोनों के लिए पॉसिबल है और सही है। और ये तुम्हारी सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली तुम्हारी कार्नोट साइकिल थी, और कार्नोट साइकिल के बारे में पूरी मतलब पूरा PhD था ये। अब यहीं से जन्म होता है क्लॉजियस इनइक्वालिटी का। कहाँ से जन्म होता है? यहाँ से जन्म होता है क्लॉजियस इनइक्वालिटी का। अब अगले मतलब पड़ाव के लेवल के लिए हमें लिंक मिल चुका है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। देखो क्लॉजियस इनइक्वालिटी क्या बोलती है, क्लॉजियस इनइक्वालिटी समझने के लिए देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस खाली बोल दिया जाता है। क्लॉजियस इनइक्वालिटी क्या कहती है? क्लॉजियस इनइक्वालिटी कहती है अगर तुम इसमें 1 से 1 को काट दो तो तुम एक चीज देखो, यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन बन रहा है, और ये रिलेशन तब बन रहा है जब तुम्हारा प्रोसेस रिवर्सिबल है और साइक्लिक है। तो क्लॉजियस इनइक्वालिटी यही कहती है कि अगर तुम्हारा कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें हर इन्वॉल्व हुई हीट चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, और उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दो उसके, तो वो हरदम लेस देन इक्वल टू 0 आएगी। इसको एज इट इज़ याद कर लो कि क्या होता है इसमें, मतलब इसके इन डेप्थ में मत घुसना, नहीं तो ये आउट ऑफ कोर्स हो जाएगा तुम्हारे लिए। कि ये क्लॉजेस इनइक्वालिटी होती है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हारा एंट्रोपी का धीरे धीरे बेस बन रहा है। तो क्लॉजेस इनइक्वालिटी ये कहती है, अब
इसमें इक्वल टू कब आता है और लेस देन इक्वल टू कब आता है? लेस देन इक्वल टू जो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाता है और इक्वल टू तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखाता है। समझे बात को? मतलब और एक और चीज मतलब हरदम के लिए याद रखना कि अगर तुम्हारी पूरी साइकिल में एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया तो वो तुम्हारी हरदम इरिवर्सिबल की कैटेगरी में आएगा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, मान लो ये एक इन्वायरमेंट है पूरा, जैसे मैं बात बोलूं कि तुम मान लो खड़े हो, मैं खड़ा हूँ, और मैं कुछ ऐसा करूँ कि इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाए, तुम भी सब कमरे के अंदर आ जाओगे तो तुम्हें भी गर्मी फील होगी। तुमने कहा ठीक, हाँ फील होगी। मैंने कहा तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। ये मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, कि दूसरे कमरे में भी तुम चले गए। तो जब तुम दूसरे कमरे में चले गए तो तुमने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे ये बताओ कि मैंने तुमको फ़ोन मिला कि हाँ हेलो, ये बताओ दूसरे कमरे तक हीट आ रही है? तुमने कहा हाँ हल्की हल्की आ रही है, हल्की हल्की आ रही है। मैंने कहा ठीक। मैंने उससे कहा जाओ तुम अमेरिका में खड़े हो जाओ। तो उसने कहा ठीक, मैं जा रहा हूँ अमेरिका। उसने फ़्लाइट बुक कराई, वो अमेरिका में खड़ा हो गया जाके। तो मैंने पूछा कि अब आ रही है हीट? तो उसने कहा नहीं अब तो हीट नहीं आ रही। मैंने कहा और थोड़ा दूर चलो, तुम मार्स पे चले जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैं मार्स पे चला जाता हूँ। उन्होंने इलॉन मस्क से बात की और वो मार्स पे चले गए। और वहाँ जाकर फिर मैंने उनसे फ़ोन किया अच्छे फ़ोन से कि हेलो ये बताओ अब आ रही है? तो उन्होंने कहा अब तो और नहीं आ रही, अब तो हीट क्या हवा नहीं आ रही है यहाँ। तो वही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ना, वो तुम ऐसे अप्लाई करना कि हरदम देख के अप्लाई करना। जैसे तुम्हारे पास जब भी सराउंडिंग बोला जाए तो सराउंडिंग के लिए पी और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, हरदम हम प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि सराउंडिंग हमारी बहुत बड़ी होती है। जैसे हमारे लिए सराउंडिंग बहुत बड़ी है, पूरा यूनिवर्स हम सराउंडिंग मान सकते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत नेग्लेजिबल वॉल्यूम का होता है। तो हम पी और टी को हरदम कांस्टेंट मानते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हर स्टेप पे पी और टी इक्विलिब्रियम यानी कि आपस में कांस्टेंट में होते हैं। तो इसीलिए हर सराउंडिंग वाला प्रोसेस आप मान सकते हो कि रिवर्सिबल लगता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हरदम ये ध्यान रखना। इसीलिए छोड़ो उसको, अभी हम लोग और ध्यान से करते हैं, या फिर उसको मैं बताता हूँ। इसीलिए तुम्हारी मतलब जो जैसे मान लो तुमने कोई प्रोसेस किया, मान लो लेट से मेरे पास मैंने कुछ कमरे में आग जलाई, या फिर मान लो मैंने फ्यूल डाल के कमरे को गर्म किया। फ्यूल डाल के कमरे को गर्म हुआ तो कमरा गर्म हुआ, कमरा मेरा सिस्टम था। लेकिन कमरा गर्म हुआ तो कमरे ने कहीं से तो हीट खींची। तो कमरे ने कहाँ से हीट खींची? सराउंडिंग से हीट खींची। तो यानी कि जो भी मैं हीट देता हूँ सिस्टम को, वो निगेटिव ऑफ हीट ऑफ सराउंडिंग के बराबर हो जाती है। वैलिड, हरदम हरदम वैलिड, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। ठीक है, तो ये हरदम वैलिड होता है। तो यहाँ तक मैंने तुम्हें समझाया, आई होप ये तुम्हें क्लियर हुआ होगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बीच में मैंने तुम्हें ये समझाया क्योंकि ये ज़रूरी था। अब यहाँ पे आओ वापिस। क्लॉसियस इनइक्वालिटी में ये जो चीज़ है हीट, अगर इस तरह की चीज़ है तुम्हारे पास और इस तरह की चीज़ है, और लेट से मान लो तुम्हारे पास कोई प्रोसेस हो रहा है ए से बी फिर बी से सी, कुछ ट्राइंगुलर साइकिल है। तो इंटीग्रेशन ए से बी, उस प्रोसेस की जो हीट होगी, लेट से मान लेते हैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, प्लस मान लो बी से सी तुम्हारा इरिवर्सिबल होता। तो इस स्टेप में तुम्हारा अगर ये है तो ये हरदम लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। और अगर मान लो ये रिवर्सिबल हो जाता तो ये तुम्हारा 0 के बराबर आ जाता। तो ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होता है। और इसमें एक और चीज़ होती है, साइक्लिक प्रोसेस में तुम वापस भी लौट के आते हो, मतलब तुम सी से ए पे भी तो आओगे भाई साइक्लिक प्रोसेस। तो यहाँ एक चीज़ और ऐड कर लेना, सी से ए वाला भी टर्म, ये तीन टर्म मिलके रिवर्सिबल है तो 0 और इरिवर्सिबल है तो लेस देन 0 होंगे। ये तुम्हें समझ आएगी। अब मैं तुम्हें इसको और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। मान लो कोई प्रोसेस हुआ होता, ए से बी हुआ होता, बी से सी हुआ होता, और इसमें मान लो हीट इन्वॉल्व हुई थी 5 जूल, इसमें 10 जूल और इसमें क्यू जूल। और मान लो टेम्परेचर इसका रहा होता 5, इसका रहा होता 10, इसका रहा होता टी, इसका रहा होता 15।
तो अगर कोई तुमसे पूछे क्यू बताओ तो क्या तुम यहाँ निकाल सकते हो? सिंपली यही फॉर्मूला लगाते, और अगर मैं कह देता ऑल रिवर्सिबल तो बराबर 0 कर देते, तो तुम आराम से निकाल सकते थे। और अगर इरिवर्सिबल कोई कहता तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते तुम, आराम इनइक्वालिटी लगा देते। तो ये होती क्लॉजियस इनइक्वालिटी। अब क्लॉजियस इनइक्वालिटी से ही एक तुम्हारा बेस बनता है। ये चीज जो आई है ना, ये यहाँ से आई है और फिर यहाँ से यहाँ लाया गया है, ये हरदम ध्यान रखना। और फिर यहाँ से यहाँ गए थे, एक एरो टाइप का बना लेना अपनी नोटबुक में, जिससे तुम्हें ये हरदम क्लियर रहे कि कहाँ से कहाँ गई है चीज, तो कोई शॉर्ट कमिंग्स ना रहे तुम्हारे उसमें। अब देखो एक और चीज होती है, जैसे मतलब समझो बात को कि ये तो तुमने क्लॉजियस इनइक्वालिटी है, तो क्लॉजियस ने इक्वेशन दे दी, तो यहाँ से हम एंट्रोपी पे जंप करेंगे। अब एंट्रोपी क्या होती है, या वो भी तुम्हें बेसिक्स क्लियर होंगे। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस। अब एंट्रोपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंट्रोपी को तुम डिफाइन कैसे करते हो, ये तुम्हें मतलब बहुत ज़रूरी है और ये तुम्हें सीखना चाहिए। कुछ भी मत लिख दिया करो कि एंट्रोपी मतलब डेल्टा, कुछ लोग तो डेल्टा भी नहीं लिखते हैं, इक्वेशन एस बराबर क्यू बाई टी, बस ये खत्म। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है जो तुम करते हो, मतलब सब बात को समझो, ये सच में बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। तुम्हारा जो एंट्रोपी का चेंज होता है वो तुम्हारा डेल्टा क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है हरदम। यहाँ इरिवर्सिबल कभी नहीं आना चाहिए, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस जो होगा उससे तुम मतलब कैलकुलेट करते हो जो एंट्रोपी चेंज होता है तुम्हारा, समझ रहे हो बात को? रिवर्सिबल प्रोसेस से तुम हरदम एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करोगे, ऐसे ही नहीं कर दोगे कभी भी कि कुछ भी मतलब कि लाया और ठोक दिया। तो ये बात हरदम तुमको समझ आनी चाहिए कि यहाँ तुम हरदम क्यों इरिवर्सिबल रखते हो, ना कि कुछ भी रख देते हो, तब तुम्हारा बात वैलिड होती है। अब बात को समझो कि मैंने ऐसा क्यों बोला। और एक और तुमने अभी तक स्टेटमेंट सुना होगा कि तुम्हारा डेल्टा एस जो होता है वो तुम्हारा हरदम 0 होता है। अब तुमको ये नहीं पता होगा ये डेल्टा एस कहाँ का होता है, ये डेल्टा एस यूनिवर्स का होता है, और इसमें भी इक्वल टू रिवर्सिबल के लिए आता है, और ये ग्रेटर देन जो आता है ये मतलब इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आता है। अब ये पूछोगे कि ये कैसे हुआ, चलो बताते हैं कैसे हुआ। मान लो तुम्हारे पास एक कोई साइकिल हो रही थी भाई, ए से बी, बी से सी और सी से ए, या फिर अब की बार और छोटा, ए से बी और फिर बी से सी। ये प्रोसेस रिवर्सिबल था, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल था, ठीक है। तो लिखो दोनों की स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा एस ए से बी कितना होगा तुम्हारा क्यू रिवर्सिबल, मान लो वो टेम्परेचर T1 पे हुआ, और बी से सी प्लस तुम्हारा डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। एक चीज मैं भी तुम्हें बताना भूल गया, ये जो तुम लिखे हो ना यहाँ एक सिस्टम भी ऐड करो। डेल्टा एस सिस्टम जो होता है तुम्हारा वो हरदम तुम्हारा, पहले तो तुम एक बात समझो, लेट से मान लो इसको पहले डिराइव करने से पहले हम लोग इसको इस पे आते हैं और यहाँ पे यूनिवर्स हटाओ, खाली डेल्टा एस लिखो, इसी सिस्टम का मान लो अभी, यूनिवर्स हटाओ, सिस्टम मानो अभी। अब कोई सिस्टम में मान लो ए से बी तुम जा रहे थे, ये प्रोसेस तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस था और ये प्रोसेस तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस था। टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T1, बात खत्म। अब ये मत बोल देना यार कि मतलब एंट्रोपी अलग अलग आएगी। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। हीट एक पाथ फंक्शन होता है, वर्क एक पाथ फंक्शन होता है। तो इन दोनों पॉइंट की जो तुम्हारी एंट्रोपी होगी वो तुम्हारी एंट्रोपी तो सेम ही रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं बात को? तुम्हारी जो एंट्रोपी रहेगी वो तो तुम्हारी सेम ही रहेगी यहाँ पे इन दोनों प्रोसेस में। तो जब तुम्हारी एंट्रोपी इन दोनों प्रोसेस में सेम है तो क्या तुम मुझसे ये बोलोगे, मान लो इसमें तुम्हारी क्यू रिवर्सिबल हीट गई थी और इसमें मान लो तुम्हारी क्यू इरिवर्सिबल हीट गई थी, तो तुम्हें तो अभी तक पता है डेल्टा एस बराबर क्यू बाई टी, तो तुम क्या लगा दोगे सिंपल इस तरह। तब एक बार अपने दिमाग में सोचो, अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो मतलब तुमको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो इस तरह नहीं लगाते। जब भी आप कभी किसी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल का जो होगा वही इरिवर्सिबल का होगा। लेकिन अगर तुम उससे ये बोलो कि Q रिवर्सिबल अपॉन T1 बराबर Q रिवर्सिबल अपॉन इरिवर्सिबल अपॉन T2, तो ये मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत बात है। इनफैक्ट इसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। भले ही हीट आपको कुछ Q इरिवर्सिबल दी हो लेकिन इसका कोई वैलिड सिग्निफिकेंस नहीं होगा।
मतलब अगर आप इस तरह से अगर इसको रख के आप निकालते हो इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो आप मतलब गलती करोगे। तो अगर हमें रिवर्सिबल प्रोसेस ना दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम एक इमेजिनरी रिवर्सिबल प्रोसेस अपने मन गढ़ंत एक बना लेंगे और उसकी हीट निकालेंगे, यानी कि क्यू रिवर्सिबल की हीट निकालेंगे इमेजिनरी, और उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे और तब हम एंट्रोपी निकालेंगे। तो यहाँ तो कुछ कुछ बात पकड़ में आ रही है कि क्यू डेल्टा एस सिस्टम जो भी होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा हरदम यहाँ पे डी कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा हरदम। ये बात तुम्हें समझ आ रही है? डेल्टा एस सिस्टम जो भी होगा वो तुम्हारा डी क्यू बाई रिवर्सिबल अपॉन टी होगा। अब इसमें आगे पढ़ते हैं और इस पार्ट पे आते हैं कि ये पार्ट कहाँ से आया। अब इस पार्ट पे आने से पहले ये देखो, बात को समझो, ये पार्ट कैसे आया। ये पार्ट ऐसे आया कि जैसे मान लो मेरा सिस्टम था और यही ए बी वाला पार्ट देखते हैं। जैसे मान लो ए से बी हम लोग गए रिवर्सिबल, और क्यू लगा, Q1 लगा, T1 लगा, फिर वापिस आए इरिवर्सिबल, और Q2 लगा, T2 लगा। तो यहाँ पे एक बात समझो कि यहाँ पे तुम्हारा एंट्रोपी जो होगा पूरा टोटल, वो एंट्रोपी क्या होगा? वो एंट्रोपी तुम्हारा होगा, या फिर ऐसे समझो, Q बाई टी लिखो पूरा इंटीग्रल। तो देखो सबसे पहले Q रिवर्सिबल या और उसका टेम्परेचर T1 प्लस Q इरिवर्सिबल अपॉन उसका टेम्परेचर T1 बराबर 0, और इंटीग्रल है A से B और B से फिर A। अब ये कहानी है। अब इतना तो तुम जानते हो कि डेल्टा S इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये तो कट के 0 आ गया। और क्लॉजियस इनइक्वालिटी की मदद से यहाँ पे ये साइन हरदम रहेगा, और यहाँ पे इनफैक्ट ये हट जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा इरिवर्सिबल आ गया। तो ये 0 हो गया। अब इसको उधर, इन भाई साहब को उधर ले जाओ, तो यहाँ से आया तुम्हारा ये डेल्टा एस बन जाएगा इस प्रोसेस का, और डेल्टा एस जो तुम्हारा होगा वो ग्रेटर देन 0 आ गया इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हरदम एंट्रोपी कुछ ना कुछ आएगी, और यही एंट्रोपी तुम्हारी जो टोटल एंट्रोपी होगी यहाँ डेल्टा एस टोटल या फिर यूनिवर्स, वो तुम्हारी यही होगी। तो ये तो ग्रेटर देन 0, तो ये भी ग्रेटर देन 0। बात समझिए? तो इसी से यहाँ से तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारा जो डेल्टा एस टोटल होगा वो तुम्हारा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होगा। सराउंडिंग और सिस्टम को मिला के हम डेल्टा एस टोटल निकालते हैं हरदम, और सिस्टम की तो तुम निकालना सीख ही चुके हो कैसे निकालनी, अभी मैं सिखाऊंगा कैसे निकालनी। बात यहाँ ये है कि अगर डेल्टा एस तुम्हारा टोटल निकालना है और किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के लिए तुम्हारा डेल्टा एस टोटल जो होगा वो तुम्हारा 0 होगा, और अगर इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो तुम्हारा लेस देन 0 होगा। इस बात को तुम्हें मतलब एकदम ध्यान से अपने दिलो जहन में उतार लेना है कि ये रिवर्सिबल के लिए ये होगा और रिवर्सिबल के लिए होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आए तो डेल्टा एस तुम्हारा जो सिस्टम का होगा वो निगेटिव ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग होगा, और इसमें कभी तुमसे डेल्टा एस टोटल पूछेगा नहीं, पूछेगा भी तो 0 टिक कर देना। तो यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग का हम खेल आराम से खेल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हर एक प्रोसेस को हम आराम से डिस्कस करेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और फ्री एक्सपेंशन, 4 प्रोसेस होंगे, उन्हें हम डिस्कस करेंगे और फिर उन्हीं में सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम मतलब पूरा खेला करने वाले हैं इसका। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ से ये नहीं बोल सकते हो, यहाँ से ये बोल सकते हो तुम कि ये चीज यहाँ से सही है। तो यहाँ से अगर तुम देखो डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू होता है तुम्हारा माइनस ऑफ पी डी वी। इसको पुट करो तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी अपॉन टी अपॉन टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, लेट से मान लो T1 से T2,
V1 से V2, यहाँ से अब देखो nRT इज इक्वल्स टू PV। ओके, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा PV इंटू NR। इंटीग्रेट करो इसको, P से P कट गया और डेल्टा U रख दो तुम NCV/dt और इंटीग्रेट कर लो। तो NCV/ln T2/T1 प्लस NR/ln V2/V1। इसको बिल्कुल भी डिराइव करने की कोशिश मत करें, डायरेक्ट याद करें। और अगर इसको प्रेशर के टर्म्स में लिखना होता, यहाँ CV है तो प्रेशर के टर्म्स में NCP/ln T2/T1 प्लस NR/ln P1/P2। कैसे आया, nRT लगाओ, PV इक्वल्स टू nRT और आ जाएगा उससे P1V1 और T1 बराबर P2V2 T2, क्योंकि मोल्स कांस्टेंट रहेंगे हरदम इस पूरे प्रोसेस में, तो निकाल सकते हो वहाँ से। तो ये दो प्रोसेस से हम सारी कहानी रच लेंगे। सारी कहानी रच कैसे लेंगे, पहले रिवर्सिबल की देखते हैं। रिवर्सिबल में आ जाओ, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है तुम्हारा dV इज इक्वल्स टू 0। इस पार्ट को तुम हटा दो, तुम्हारे पास बचेगा ये पार्ट खाली, इससे निकाल लो, इससे तुम डेल्टा एस सिस्टम निकाल लोगे। डेल्टा एस सिस्टम ये हो जाएगी तुम्हारी, और डेल्टा एस सिस्टम बराबर होती माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो यहां से ये तुम्हारा फंडा खत्म। फिर आता आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में भी कहानी आसान है। आइसोबैरिक के लिए तुम ये लगा लो, ये तुम्हारी हो जाएगी डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग इसका निगेटिव और टोटल 0। उसके बाद आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर 0 हो जाता है, तो चाहे ये लगा लो और चाहे ये लगा लो, जैसा गिवन हो। तो यहाँ से डेल्टा एस सिस्टम निकाल लोगे और डेल्टा एस सराउंडिंग उसका निगेटिव, सिंपल। तो ये तीन प्रोसेस तो सट से आउट हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब तुम्हें मैं कुछ चीज समझाता हूँ एडियाबैटिक के बारे में। एडियाबैटिक में Q जो होता है वो तुम्हारा 0 होता है और तुम्हारा डेल्टा U बराबर Q प्लस W होता है। तो Q तुम्हारा 0 हो गया, Q तो तुम्हारा 0 हो गया, मतलब तुमने हीट सारी उड़ा दी। डेल्टा U तुम्हारा अगर W के बराबर है, तो अब सारी कहानी इस पे आके रुक जाती है तुम्हारी, कि तुम्हारा डेल्टा U जो है वो तुम्हारा W के बराबर है। अब एडियाबैटिक में और क्या क्या 0 हो सकता है और क्या क्या नहीं 0 हो सकता, इस पे विचार विमर्श करो। तो एडियाबैटिक में तो और तुम्हारे पास तो कुछ 0 रहेगा नहीं। तो एडियाबैटिक में तुम्हें अगर सिस्टम की निकालनी है, तो सिस्टम की निकालने के लिए तुम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो सिस्टम की निकालने के लिए। और सराउंडिंग किसकी निगेटिव हो जाएगी और टोटल तुम्हारी 0 हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट तुम एकदम गलत सोच रहे हो। गलत क्यों सोच रहे हैं, एकदम गलत सोच रहे हो, एकदम गलत सोच रहे हो। अभी तक मतलब फिर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। देखो क्यों, अगर तुमको किसी प्रोसेस में बोल दिया है कि इस प्रोसेस की Q रिवर्सिबल 0 है, तो यार एंट्रोपी तो मैथमेटिकली Q पे ही डिपेंड कर रही थी ना, और रिवर्सिबल 0 हो गई। तो रिवर्सिबल जब 0 हो गई तो एंट्रोपी का तो खेल ही खत्म। डेल्टा U ही ये कंडीशन सही है, डेल्टा U बराबर W, उसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट इररिवर्सिबल में मैं उसी कंडीशन का यूज करूंगा। बट इन केस अगर तुमको Q रिवर्सिबल उसने दे दिया 0, तो तुम्हारी एडियाबैटिक की डेल्टा S 0 हो जाएगी और ये एक आइस एंट्रोपिक प्रोसेस बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। लेकिन बात शर्त है, एडियाबैटिक प्रोसेस तुम्हारा रिवर्सिबल होना चाहिए, तब ये कंडीशन होगी कि उसमें डेल्टा S 0 होगा। अगर वो तुम्हारा इररिवर्सिबल हुआ एडियाबैटिक, तो वो कभी भी तुम्हारा 0 नहीं होगा। ये बात हरदम ध्यान रखना। तो कभी भी मेरी तरह भी फ्लो में मत निकल जाना कि अच्छा ऐसा 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 है, इसमें मुझे ना T1 0 दिख रहा, ना V2 0 दिख रहा, ना P2 0 दिख रहा, ना T2 0 दिख रहा, तो फिर सीधा उस पूरे फॉर्मूले को लगा दूंगा, आ जाएगा आंसर। तो ऐसा मत करना कभी। अगर Q रिवर्सिबल 0 दे दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि वो तुमको एडियाबैटिक में मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी को 0 कंसीडर करने को बोल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ आती है वो होती है, वो हम सबके इररिवर्सिबल को कंसीडर करेंगे। ओके,
तो अब सबकी इरिवर्सिबल को कंसीडर करेंगे हम लोग और इरिवर्सिबल को निकाल के देखेंगे। तो इरिवर्सिबल तुम्हारा जो भी प्रोसेस होगा उसमें तुम एक बात हरदम ध्यान रखो कि डेल्टा एस सिस्टम जो होगी तुम्हारी, डेल्टा एस सिस्टम वो तो तुम इसी तरीके से निकालोगे जिस तरीके से मैंने अभी तुम्हें इसके बताया, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल। लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा, क्योंकि डेल्टा एस टोटल जो होता है उसका वो हरदम ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस साइन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के बराबर नहीं होगा, ये गलत बात हो जाएगी यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालेंगे। तो एक बात समझो हरदम कि अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल हीट से हुआ है, कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल हीट से हुआ है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये तो होता नहीं है, इसको कभी यूज मत करना, ये इस तरह लिखा जाता है कि हम उस हीट को कंसीडर कर रहे हैं जो इरिवर्सिबल है। अब हमने इसका एक इमेजिनरी पाथ बनाया, तो पाथ से कैसे करेंगे बस सर बताओ, तो हमें क्यू इरिवर्सिबल पता करनी पड़ेगी। तो एक बात समझो, जैसे मान लो मैं तुम्हें तीनों प्रोसेस के लिए सिस्टम का बताता हूँ, इसको ऊपर पे रेज करता हूँ और मैं तुम्हें तीनों प्रोसेस की क्यू इरिवर्सिबल बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आता है हमारा इरिवर्सिबल आइसोकोरिक। अब अगर इरिवर्सिबल आइसोकोरिक है तो मतलब तुम्हारा वर्क 0 रहेगा, वर्क तो तुम्हारा 0 ही रहेगा। तो तुम्हारी क्यू इरिवर्सिबल जो भी आएगी आइसोकोरिक वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी, आइसोकोरिक। तो तुम्हारी आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगी वो माइनस डेल्टा यू अपॉन टी सराउंडिंग। अभी टी सराउंडिंग का भी एक खेल है, उसको भी मैं बताऊंगा। फिर आइसोकोरिक के बाद आइसोबेरिक के लिए अगर तुम क्यू इरिवर्सिबल निकालते हो तो डेल्टा एच के बराबर हो जाएगी और वो हो जाएगा माइनस टाइम्स डेल्टा एच अपॉन टी सराउंडिंग। आइसोबेरिक, अब अगर तुम आइसोथर्मल के लिए निकालते हो तो Q बराबर W होता है, Q बराबर W होता है, तो Q इरिवर्सिबल उसमें हो जाएगी Q बराबर माइनस W, ऐसा होता है। तो P एक्सटर्नल, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन T सराउंडिंग, ये तुम्हारे पास आ जाएगी आइसोथर्मल के लिए सराउंडिंग का चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आई होप मतलब ये तुम्हें दिख रहा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तुम इस तरह कर सकते हो। और तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये तुम्हें 3 चीजें पता चल गई, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम आराम से निकाल सकते हो। डेल्टा एस टोटल तुम इस वाली को, और तुम्हारी जो इस तरह से आई है सिस्टम वाली, ये सिस्टम वाली होती है, ये सराउंडिंग वाली होती है, दोनों को इकट्ठा जोड़ दोगे तो तुम्हें डेल्टा एस टोटल मिल जाएगी। अब हमारे पास अगली जो चीज आती है वो होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की, कि मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में मतलब कैसे कहानी होगी अगर इरिवर्सिबल ही हुआ है। तो ध्यान से समझो, एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ चीज़ें जो है तुम्हें समझने वाली। एडियाबैटिक प्रोसेस की क्यू इरिवर्सिबल 0 होती है, एडियाबैटिक की क्यू इरिवर्सिबल 0 होगी, इस बात को हरदम ध्यान रखना। तो एडियाबैटिक की डेल्टा एस सराउंडिंग तुम्हारी हरदम 0 होगी, इस पे तो तुम खुश हो सकते हो, लेकिन तुम कभी इस पे मत खुश हो जाना कि डेल्टा एस सिस्टम तुम्हारी 0 हो जाएगी, इस पे कभी मत खुश हो जाना, ये कभी नहीं ट्रू होगा। क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम तभी 0 होती है जब तुम्हारी क्यू रिवर्सिबल 0 होती है, और यहाँ क्यू रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल 0 होगी एडियाबैटिक में। तो इसमें फिर क्या लगेंगे, इसमें तुम इस फॉर्मूले को लगाओ, पूरे फॉर्मूले को, तो तुम्हें डेल्टा एस सिस्टम मिल जाएगी और वही तुम्हारी डेल्टा एस टोटल हो जाएगी, और डेल्टा एस सराउंडिंग 0 हो जाएगी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो ये पूरी मतलब एंट्रोपी की कहानी थी, एंट्रोपी कैसे बदलती है, कैसे मतलब कैसे मतलब हम एंट्रोपी को एनालाइज करते हैं। अब एंट्रोपी में मतलब और भी चीज़ें होती हैं कि हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं टी सराउंडिंग, लेट से प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता 300 डिग्री सेल्सियस से, केल्विन से, और वो गया होता 700 पे, और 700 पे वो खत्म हो गया होता, तो तुम्हारा टी सराउंडिंग जो होता तुम 700 कंसीडर करते हो, तुम्हारा टी फाइनल जो होता वही तुम टी सराउंडिंग कंसीडर कर लेते हो इन सब केसेस में। तो ये मैं बताना चाहूँगा। पी एक्सटर्नल क्या कंसीडर करना है आइसोथर्मल प्रोसेस में, मान लो लेट से इनिशियल प्रेशर तुम्हारा होता 3 atm, और अगर उसने नहीं दिया तो पी फाइनल तुम्हारा हो गया होता 4 atm, तो तुम्हें पी एक्सटर्नल 4 atm को कंसीडर करना है।
चाहे इस पे हर स्टेप पे प्रेशर बदलेगा ही, 3 से 4 जाने में हर स्टेप पे इरिवर्सिबली जा रहे हो तो, लेकिन तुम कंसीडर एक्सटर्नल को 4 एटीएम करोगे। ये कुछ मतलब बेसिक कॉशंस बातें थी। और क्या बचता है एंट्रोपी में? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, और देखो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सब्लिमेशन सब होता है। तो उसमें करना क्या होता है, सिंपली देखो एक ही फॉर्मूला होता है उसमें, वो बस 5 मिनट का है। जो भी तुम्हारा प्रोसेस हो, यहाँ सब्लिमेशन हो सकता है, यहाँ तुम्हारा फेस ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ तुम्हारा लिक्वेशन हो सकता है, एलोट्रॉफिक हो सकता है, कुछ भी हो, बस तुम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई हीट यानी डेल्टा एच, सब्लिमेशन, लिक्वेशन यूज, और उसका टेम्परेचर, जैसे अगर तुम बॉइलिंग पॉइंट की एंट्रोपी निकाल रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट में यूज हुई हीट यानी लेटेंट हीट यानी कि वेपराइजेशन वाली हीट तुम्हारी, और उसका बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें उस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी मिल जाएगी। तो ये होते पूरी, मतलब मैंने एंट्रोपी खत्म कर दी। मेन पार्ट इसका तुम्हारा ये वाला होता है जो आइडियल गैस वाला होता है, बाकी इसमें और ऐसा कोई इतना मेन पार्ट नहीं होता, बाकी यही है। तो पूरा बेस से हम लोगों ने कवर किया है और इसको पूरा स्क्रैच से पूरा आखिरी तक पढ़ा है। तो अगर इसमें तुम्हें कहीं भी डाउट हो किसी पॉइंट पे तो प्लीज़ बता देना, जिससे कि उस पार्ट को हम किसी और वीडियो में कवर कर पाएँ, या फिर उस स्पेशली जैसे तुम्हें अगर स्पेशली मतलब इरिवर्सिबल आइसोकोरिक नहीं समझ आया, वो नहीं आया, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू।